नमस्कार, मैं निवृत्ति जेम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हूँ। ये वीडियो बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के यूनिट 1 के ऊपर आज ही मेरा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के मीनिंग और डेफिनेशन इस पर डिस्कशन किया था। आज इस सेकेंड लेक्चर में हम एंटरप्रेन्योर के ट्रेड्स और उसके टाइप्स उस पर डिस्कशन करेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम आज इस लेक्चर में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस तरह से रहेंगे टॉपिक्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्राप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर में डिफरेंस एंड डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर, एंड देन लास्टली we'll discuss on characteristics of entrepreneurship. स्टूडेंट्स, हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में मीनिंग और डेफिनेशंस देखा था उद्यमी की, एंटरप्रेन्योर की। उन डेफिनेशंस को देखने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि अलग अलग समय काल में या फिर अलग अलग देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, इन जगहों पर एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा गया है। उनकी अलग अलग विशेषताओं के बारे में बताया गया है। जैसे कि कुछ लोगों ने उन्हें रिस्क टेकर कहा, कुछ लोगों ने उन्हें इनोवेटर के रूप में देखा, कुछ ने उन्हें डिसीजन मेकर, तो कुछ ने उन्हें अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी के रूप में देखा। इन सभी दृष्टिकोणों को यदि हम एक साथ एक सार में देखें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमारे सामने आते हैं जिन्हें हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यानी विशेषताओं को आप ट्रेड्स भी कह सकते हैं या उद्यमी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों कह सकते हैं, या हम उसे फीचर्स किसी भी शब्द में बुला सकते हैं। तो जैसे उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी होना। उद्यमी, एंटरप्रेन्योर अपने समाज की आर्थिक समस्याएं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अवसर की तरह लेते हैं, यानी अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। ये उसे एक चैलेंज की तरह लेकर के, ये चैलेंज, ये अपॉर्चुनिटी उद्यमी की तरह खुद को स्थापित करने की और अपने व्यवसाय को स्थापित करने की ये अपॉर्चुनिटी मानते हैं और लाभ अर्जित करते हैं। दूसरा, ये रिसोर्स प्रोवाइडर होते हैं, यानी संसाधन एकत्रित करने वाला। उत्पत्ति के सारे संसाधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, सबको अरेंज करते हैं और उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, अच्छे से अच्छा प्रयोग करते हैं। इसके बाद उद्यमी एक इनोवेटर है, नव प्रवर्तक, मतलब उद्यमी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक नव प्रवर्तक के रूप में निभाते हैं। यही वह व्यक्ति होते हैं जो साइंस में किए गए इन्वेंशंस को न्यू कॉम्बिनेशंस के साथ मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, न्यू प्रोडक्ट, न्यू रिसोर्सेज के लिए मार्केट क्रिएट करते हैं। एक उद्यमी एक रिसर्चर भी होता है, अनुसंधान करता। उद्यमी न सिर्फ इनोवेटर है बल्कि रिसर्चर भी होते हैं, हमेशा नई खोज में रहते हैं। ये सिर्फ किसी उद्यम को स्थापित करने के समय कोई खोज नहीं करते, बल्कि हमेशा अध्ययन करते रहते हैं जिससे कि वह अपने व्यवसाय को एक नए शिखर तक पहुंचा सके। फिर ये फ्रीडम लवर, स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। स्वतंत्रता अपने डिसीजंस, अपने निर्णयों के प्रति, स्वतंत्रता अपने काम के प्रति। इन्हें किसी के अंडर में काम करना, एंटरप्रेन्योर को किसी के अधीन काम करना, किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं होता। उन्हें अपने कार्यों, अपने निर्णयों में स्वतंत्रता पसंद होती है। एक विशेषता जो उन्हें सबसे अलग करती है वो है उनकी क्रिएटिविटी, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। वो सबसे अलग जाकर के सोचते हैं। ये क्रिएटिविटी उनकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक अलग विशेषता है। यही सबसे पहली सीढ़ी है एक एंटरप्रेन्योर का एंटरप्राइज स्थापित करने की, स्टैब्लिश करने की। यही नई सोच का जन्म होता है। दे फाइंड आउट द सॉल्यूशन
they find out the new solution for the economic problems through their creative thinking, and then they transform it to reality. ये किसी भी आर्थिक समस्या का नई सोच से समाधान ढूंढते हैं, नया समाधान जो अब तक किसी ने नहीं सोचा हो, और फिर वो प्रयास करते हैं उसे यथार्थ में परिवर्तन करने का। फिर अगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो अहम बात है एक एंटरप्रेन्योर की, जो एक उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो है रिस्क बेयरिंग, रिस्क टेकिंग, जोखिम लेना। कोई भी उद्यमी किसी काम को या कोई नई सोच यदि लाता भी है, पर यदि वो उसे रिस्क उठा करके यथार्थ में परिवर्तित करने का प्रयास ही ना करे, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ये जो जोखिम उठाना है, ये सबसे अहम भूमिका है जिसके लिए वो स्वयं तत्पर रहता है। एक वो स्वेच्छा से अपने निर्णयों, अपने डिसीजंस का परिणाम, कॉन्सिक्वेंस जो होता है, उसे वहन करने के लिए तत्पर रहता है। वो लॉस उठाने के लिए भी तैयार होता है और वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी तैयार होता है। फिर अगला है फ्यूचर ओरिएंटेड। वो भविष्योन्मुखी होता है, भविष्य की ओर देखता है। ये भविष्य पर फोकस करते हैं, भविष्य की कल्पनाएं पहले से ही करके चलते हैं। अपने अध्ययन से, अपने रिसर्च से भविष्य के परिणामों का आकलन कर लेते हैं और उनके लिए पहले से ही योजना तैयार करके चलते हैं। फिर अगला है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। एक उद्यमी आत्मविश्वास से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से एकदम भरा हुआ होता है। एंटरप्रेन्योर बिलीव्स इन देमसेल्फ एंड देयर डिसीजंस। वो खुद पर और अपने निर्णयों पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, और यही एक बहुत अच्छी बात है उन पर कि वो खुद पर विश्वास करके चलते हैं। एक उद्यमी आशावादी होता है, ऑप्टिमिस्टिक। वो एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखते हैं, आशावादी यानी सकारात्मक सोच। वो पॉजिटिव एटीट्यूड रख करके ही आगे चलते हैं, अपने हर कामों में वो पॉजिटिव एटीट्यूड अपना कर चलते हैं। वो किसी भी चीज को भाग्य पर नहीं छोड़ते, बल्कि अपने हार्डवर्क और अपने पॉलिसीज, अपने डिसीजंस के सक्सेस पर बिलीव करते हैं। वो लाभ की कल्पना करके ही आगे चलते हैं और वो किसी हार से या लॉस से विचलित नहीं होते। अगली उनकी जो खूबी है वो है ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। संगठित करने की का कौशल भी उनमें बखूबी होता है। वो एक ही समय पर इन्वेस्टर भी होते हैं, इनोवेटर भी होते हैं, मैनेजर भी होते हैं और ऑर्गेनाइजर भी होते हैं। ये सारे रोल वो एक साथ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से निभाते हैं। वो लोगों को आइडेंटिफाई भी करते हैं, लोगों की स्किल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, वो कोऑर्डिनेशन करते हैं, वो मैनेजमेंट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। हर एक काम वो बिजनेस का बखूबी एक साथ कर लेते हैं। फिर आता है टेक्स इनिशिएटिव, पहल करने की क्षमता। ये हम सब जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी, इनोवेटर होता है। वो कोई नई चीज, कोई नई सोच मार्केट में लाता है, तो उसमें पहल करने की क्षमता होना एक बहुत ही जरूरी गुण है। वो न सिर्फ किसी अपने सोच के लिए न्यू मार्केट क्रिएट करते हैं, बल्कि न्यू फैशन, न्यू ट्रेंड को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, उन्हें इनिशिएट करते हैं। अगला है लीडरशिप, नेतृत्व करने की क्षमता। वह न सिर्फ अपने बिजनेस कॉलीग्स को, अपनी टीम को, अपने एम्प्लॉयज को, बल्कि किसी देश के आर्थिक विकास का भी नेतृत्व करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। किसी भी न्यू आइडिया के दिमाग में आने से लेकर न्यू वेंचर के स्टेब्लिश होते तक, मतलब किसी नई सोच के आने से लेकर के एक नए उद्यम की स्थापना करते तक, उन्हें सैकड़ों बार कई परतों का, कई चीजों का डिसीजंस लेना होता है। और किसी भी निर्णय पर वो यूं ही नहीं पहुंचते। वो हर एक विकल्प को, हर एक चॉइस को जो उस समय उपलब्ध होता है, उसका पूरा ज्ञान अर्जित करते हैं, उसका पूरा अध्ययन करते हैं, और उसके बाद वो किसी निर्णय पर
पहुंचते हैं और अपने निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी भी वहन करते हैं। उन्हें हर बात पे ये डिसाइड करना होता है कि कोई भी प्रोडक्शन यदि वो करना चाहते हैं तो वो कब होगा, किसके लिए होगा, क्यों होगा, कितना होगा, कहाँ होगा। मतलब वो रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे, वो फंड कहाँ से लाएंगे, यदि वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनके मेन कस्टमर्स कौन होंगे, उनका मार्केट क्या होगा, कहाँ प्रोडक्शन करेंगे, कहाँ उन्हें बहुत अच्छे से रिसोर्सेज मिल जाएंगे। इन हर एक बातों के लिए उन्हें शुरू से लेकर के अंत तक, किसी उद्यम की स्थापना से लेकर के उसके सफल होते तक, हर समय उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया से गुजरना होता है। अगला है एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। उनका लाभ अर्जन करने की ओर उनका एटीट्यूड, उनकी सोच, ये सारा एफर्ट, ये जो कर रहे हैं, ये जो सोच, ये जो इनोवेशन है, ये नई सोच है, ये अंत में जाकर के लाभ अर्जित करने के ऊपर ही ठहरती है। ये सारा एफर्ट जो एक एंटरप्रेन्योर करता है, उसका मेन मोटिव होता है लाभ अर्जित करना, टू अर्न प्रॉफिट। फिर है प्लानिंग, योजना बनाना। योजना करना भी एंटरप्रेन्योर की एक विशेषता है। वह अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए प्लान्स, स्ट्रेटजी, उसकी सारी एक्टिविटीज प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड होती है। वो प्लान्स और स्ट्रेटजीज बनाते हैं, खुद के लिए भी, अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए भी। उन्हें हर एक क्षेत्र पर, हर एक स्टेप पर उन्हें प्लानिंग करके चलना होता है। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। बदलते समय के साथ साथ हम देखते हैं कि न्यू ट्रेंड्स आते हैं, न्यू फैशन आता है, और यदि कोई एंटरप्रेन्योर, कोई उद्यमी अपनी सोच में परिवर्तन ना करे, फ्लेक्सिबल ना हो, लचीला ना हो, तो वो व्यवसाय में, मार्केट में टिक नहीं सकता। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये एक गुण, ये एक विशेषता, लचीलापन एक एंटरप्रेन्योर में होना बहुत आवश्यक है। बदलती परिस्थिति के साथ साथ, बदलाव के साथ साथ भी वो खुद के अंदर बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, खुद के अंदर, अपने व्यवसाय में, अपने व्यवसाय करने के तरीकों में, टेक्निक्स में, मेथड्स में। बदलती परिस्थिति का अर्थ है इकोनॉमिक और सोशल एनवायरनमेंट में जो भी परिवर्तन होता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारे एनवायरनमेंट्स में जो भी परिवर्तन होता है, उसके साथ साथ वो भी अपने मेथड्स में, अपने टेक्निक्स में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं और समय के साथ साथ, ट्रेंड के साथ साथ चलते हैं। जो भी उस समय प्रचलित ट्रेंड हो, रिक्वायरमेंट हो, उसके अनुरूप वो अपने बिजनेस में जरूरी परिवर्तन लाने के लिए तत्पर रहते हैं। नेक्स्ट है टीम मैनेजमेंट। अपने दल का सफलतापूर्वक संचालन करना। अपने दल, इसका अर्थ है उनके एम्प्लॉयज, उनके कॉलीग्स, यदि उनके साथ कोई साथ में पार्टनर्स हैं उनको, ये अपनी पूरी टीम का सफल संचालन करते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन चैनल, पूरा नेटवर्क स्थापित करते हैं। कौन किसके लिए जवाबदेही होगा, किसको किस समय सूचना सही समय पे मिल जानी चाहिए, सूचना का प्रवाह कैसे होगा, ये हर एक बातों का ध्यान रखते हैं ताकि उनके टीम मैनेजमेंट में कोई कमी ना आए, उनके टीम मेंबर्स को किसी भी तरीके की कोई अड़चन ना आए काम करने में। वो अपने टीम के साथ एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार भी बना के चलते हैं। समय आने पर वो एक कठोर लीडर के रूप में भी कार्य करते हैं। वो मैनेजमेंट के हर एक गुण को अपना करके अपने टीम का मैनेजमेंट करते हैं, उन्हें लीड करते हैं कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। नेक्स्ट है उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेंडेंसी। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेंडेंसी मतलब समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। वो किसी भी समस्याओं से हार नहीं मानते, वो समस्याओं के साथ बैठते नहीं हैं थक कर, हार कर, बल्कि उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। फिर है नॉलेज, ज्ञान। वो अपने नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहते हैं। गवर्नमेंट की बदलती पॉलिसीज, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल पॉलिसीज हो, मार्केट के ट्रेंड्स, डे टू डे चेंजिंग टेस्ट, मार्केट स्ट्रेटजीज, हर एक बात, कॉम्पिटिटर्स, खुद के ही बारे में नहीं बल्कि अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी पूरा ज्ञान रखने की वो कोशिश करते हैं। फिर अंत में आता है नीड फॉर अचीवमेंट, उपलब्धि। ऐसे कई
एंटरप्रेन्योर होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से किसी उद्यम की स्थापना नहीं करते, सिर्फ लाभ अर्जित करने के लिए किसी उद्यम की स्थापना नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने आप को साबित करना होता है, अपने आप को साबित करने की इच्छा होती है। वो अपने आप को सोशल स्टेटस दिलाना चाहते हैं, कोई रिकॉग्निशन, एक पहचान पाना चाहते हैं, सोसाइटी में अपनी एक ऊंचे स्थान पाना चाहते हैं, और इन्हीं सब सोच के साथ वो खुद के लिए एक एंटरप्राइज की स्थापना करते हैं। वो कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, ये और भी कई कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, गुण हो सकते हैं, ट्रेट्स हो सकते हैं एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, जो उन्हें एक सफल बिजनेस के संचालन के लिए जरूरी होता है। और इन सारे ट्रेड्स को जब हम देखते हैं तो ये जरूरी नहीं कि इनमें से आपको स्टूडेंट्स, ये मैं आपके लिए कह रही हूँ स्टूडेंट्स, की ये जरूरी नहीं कि आपको ये सारे ट्रेड्स रटना हो। यदि आपकी एंटरप्रेन्योर के असल मायने को, एक उद्यमी के असल मायने को, एक एंटरप्रेन्योर के सही मतलब को, मीनिंग को समझ लेते हैं, उसके डेफिनेशंस को भी, यदि लोगों के अवधारणाओं को भी समझ लेते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं हमने आज अभी जिनकी बात की है, वो सारे आप यूं ही लिख सकते हैं। इसके लिए कुछ रटने की या उन्हें याद करके रखने की जरूरत नहीं है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसी डेफिनेशन के अंदर, उसकी मीनिंग के अंदर निहित है। तो आप मीनिंग और डेफिनेशंस को ही यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे फीचर्स उसमें अंदर ही मिल जाएंगे। अभी हमने एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी के कई सारे गुणों की चर्चा की, कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं की चर्चा की। लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति, एक ही एंटरप्रेन्योर में ये सारे गुण मौजूद हों। ये भी हो सकता है कि कोई उद्यमी, कोई इनोवेटर इनोवेशन करना चाहता हो, नई सोच या बदलाव लाना चाहता हो। तो कोई बिजनेसमैन ऐसा भी हो सकता है कि किसी सक्सेसफुल इनोवेशन का जो स्टेब्लिश्ड मार्केट है, उन्हीं प्रोडक्ट्स पर एक बिजनेस स्थापित करना चाहता हो। तो कोई उद्यमी ये भी हो सकता है कि वो फ्यूचर ओरिएंटेड में अच्छा हो, तो कोई फ्लेक्सिबल नहीं है। यदि कोई डिसीजन मेकिंग में अच्छा है, तो वो गुड लीडर नहीं है। तो इन्हीं सब बातों के कारण एंटरप्रेनर को कई थिंकर्स ने अलग अलग प्रकार में बांटा है। जैसे यहाँ पर हम एंटरप्रेनर के 5 बेसिस देख रहे हैं, 5 आधार जिन पर एंटरप्रेनर, एक उद्यमी को बांटा गया है। जैसे कि पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेटिंग एबिलिटीज, मतलब नव प्रवर्तन करने की काबिलियत के आधार पर एंटरप्रेनर को बांटा गया है। दूसरा आधार है उनके कार्य की, उनके फंक्शंस के आधार पर। तीसरा है मोशन ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की गति के आधार पर। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल बेनिफिट, सामाजिक लाभ के दृष्टिकोण से। और अंत में ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशनल फैक्टर्स, प्रेरणात्मक तत्व की दृष्टि से। इन सभी आधार पर एंटरप्रेन्योर्स को कई थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया है। ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेटिंग एबिलिटी, मतलब नव प्रवर्तन करने की क्षमता के आधार पर इन्हें क्लेरेंस डेनहॉफ ने 4 कैटेगरीज में बांटा है। एंटरप्रेन्योर की 4 कैटेगरीज, 4 प्रकार बताए हैं। पहला है इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर, दूसरा है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, तीसरा है फेबियन एंटरप्रेन्योर्स, और चौथा है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर, जिनके बारे में हमने शुरू से ही चर्चा की है, ये वो उद्यमी होते हैं जो नई सोच के साथ एक नई उद्यम की स्थापना करते हैं। ये नया प्रोडक्ट, नया मेथड, नया टेक्निक, नया रिसोर्सेज, नया मार्केट, ये इंट्रोड्यूस करते हैं। ये ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में मिलते हैं, क्योंकि वहां उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। वहां रिसर्च वर्क में ज्यादा ध्यान देते हैं। फेवरेबल कंडीशन का अर्थ है कि वहां पर अर्निंग कैपेसिटी, परचेज
कैपेसिटी जो होती है लोगों की ज़्यादा होती है और वो चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, वहाँ पर सारे कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल मिलते हैं। दूसरा है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, या इन्हें हिंदी में हम नकलची उद्यमी कहते हैं। जैसा कि नाम है वैसा ही इनकी विशेषताएं भी है। ये खुद कोई इनोवेशन नहीं करते, ये किसी भी तरीके का कोई नया परिवर्तन खुद नहीं लाते, बल्कि ये जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हैं उनके द्वारा जो सक्सेसफुल इनोवेशंस हैं, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, जो मार्केट में अपना ट्रेंड सेट कर लिए हैं, उन्हीं को अडॉप्ट कर लेते हैं। और इनमें रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी भी थोड़ी कम होती है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर से, क्योंकि इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर में रिस्क बेयरिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज के होते हैं। ये डेवलप्ड कंट्रीज में जो भी ट्रेंड प्रचलित होता है उसे ही ज़्यादातर अपनाने का प्रयास करते हैं। तीसरा है जागरूक, या हम फेबियन एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जागरूक एंटरप्रेन्योर्स, जागरूक उद्यमी। ये नकलची उद्यमी की तरह, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर की तरह ही खुद कोई भी नया इनोवेशन नहीं करते, कोई चेंज लाने का प्रयास नहीं करते, कि स्टेटस को मेंटेन करते हैं। मतलब जैसा चल रहा है बिजनेस वैसा ही चलाने का प्रयास करते हैं। ये तब तक कोई परिवर्तन नहीं करते जब तक कि उन्हें ये अंदेशा ना हो कि यदि वो कोई चेंज नहीं किए या बदलाव नहीं लाए अपने कार्य प्रणाली में, अपने टेक्निक्स में, अपने मेथड में, तो उन्हें व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यदि ये समझते हैं कि हाँ, अब यदि वो परिवर्तन नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, तभी वो किसी चीज का परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं अपने टेक्निक्स में। अन्यथा वो स्टेटस को मेंटेन रखते हैं। मतलब वो जिस आधार पर जिस तरह से बिजनेस चल रहा है उसी तरह से चलने देते हैं। ये थोड़े शाय नेचर के होते हैं, और बदलाव भी वो वैसा नहीं करते कि खुद से करें। ये यदि कोई परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी तो वही इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर के इनोवेशंस जो हैं उन्हीं को अडॉप्ट करते हैं। लास्ट में आता है ड्रोन एंटरप्रेन्योर, मतलब आलसी एंटरप्रेन्योर। ये आलसी एंटरप्रेन्योर ट्रेडिशनल एटीट्यूड रखते हैं। ट्रेडिशनल एटीट्यूड मतलब ये किसी भी तरीके का बदलाव नहीं पसंद करते। ये ना तो अपने बिजनेस में कोई बदलाव करते हैं, ना अपने टेक्निक्स में। यदि कोई नुकसान भी हो रहा हो, जैसे फेबियन एंटरप्रेन्योर्स को यदि नुकसान का अंदेशा होता है तो वो परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, परंतु ड्रोन एंटरप्रेन्योर ये नुकसान भी वहन कर लेते हैं तो भी अपने कार्य प्रणाली में किसी भी तरीके का फेरबदल नहीं करते। ये पुरानी रीति रिवाज रूढ़िवादिता के साथ जुड़े होते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उन्हें बहुत इकोनॉमिक लॉस होता है, और वो बहुत ही ज्यादा, जब किसी कंट्री के इकोनॉमी के लिए लॉस साबित होते हैं तो उन्हें मार्केट से बाहर कर दिया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब कार्य के आधार पर कार्ल वेस्पर ने 9 प्रकार के उद्यमी की बात की है। 9 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स उन्होंने बताया है। पहला है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, एक्विजिशन एंटरप्रेन्योर, वर्क पावर एंटरप्रेन्योर, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एंटरप्रेन्योर, कैपिटल एग्रीगेटर्स, नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉयटर्स, इकोनॉमिकल एंटरप्रेन्योर्स और स्पेक्युलेटर्स। पहले हम देखते हैं प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स। प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स वो होते हैं जो सेल्फ ऑपरेटेड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मतलब स्वनियुक्त। ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं, ये किसी के अधीन नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे कि लॉयर्स, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट। दूसरा है इक्विजिशन एंटरप्रेन्योर, अधिग्रहण करने वाला उद्यमी। अधिग्रहण करने वाला उद्यमी का अर्थ होता है ये किसी भी प्रकार से खुद कोई व्यवसाय की स्थापना नहीं करते हैं, कोई एंटरप्राइज स्टेब्लिश नहीं करते, लेकिन ये छोटे छोटे बिजनेस या छोटी छोटी इकाइयां, छोटे छोटे फर्म्स को एक्वायर करते हैं, उनका अधिग्रहण करते हैं, और उसके बाद जरूरत पड़ने पर उन्हें मर्ज करके एक बिजनेस स्टेब्लिश कर लेते हैं। फिर है वर्क पावर प्रोड्यूसर, यानी कार्य शक्ति उद्यमी। ये ऐसे एंटरप्रेनर हैं
जो किसी प्रकार के मशीन्स, टेक्निकल पार्ट्स यानी यंत्र के निर्माण करने वाले या निर्माण करने वाले किसी फर्म का संचालन करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स, एयरलाइंस एक्सेट्रा। फिर आते हैं प्रारूप यानी कि प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट एंटरप्रेन्योर्स यानी प्रारूप प्रवर्धक उद्यमी। ये एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट इम्प्रोवाइज करते हैं, मतलब कि ये जो पहले से किसी कंपनी में टेक्निक्स या मेथड्स हो रहे हों, उन मेथड्स में थोड़ा फेरबदल करके अपने उनके प्रोडक्ट्स में शेप, साइज, क्वालिटी आदि किसी भी चीजों में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हैं, उन्हें और स्पेशली अच्छे से प्रयोग में लाते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं। और ऐसा करने के लिए उन्हें स्पेशल राइट्स अधिकार दिया जाता है कंपनी के ओनर्स के द्वारा या कंपनी के द्वारा। फिर आते हैं प्रोडक्ट इनोवेटर यानी उत्पादक उद्यमी। ये उत्पादक उद्यमी इनोवेशन की तरह रिसर्च करते हैं, इनोवेटर की तरह रिसर्च करते हैं और इनोवेशंस करते हैं, न्यू प्रोडक्ट, न्यू डिजाइन मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं और ये कॉम्पिटिटिव भी होते हैं। उसके बाद आते हैं कैपिटल एग्रीगेटर्स एंटरप्रेन्योर, मतलब पूंजी संचय करने वाला उद्यमी। एंटरप्रेन्योर जिनकी स्पेशल एक्सपर्टीज होती है कैपिटल अरेंज करने की, ये ऐसे फर्म बिजनेस को स्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं जहां लार्ज फंड यानी ज्यादा वित्त की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा। फिर आता है नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटर्स। ये नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटर्स यानी प्राकृतिक संसाधन विदोहक। ये नेशन के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, किसी देश के प्राकृतिक संसाधन का दोहन करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, उन्हें प्रोडक्टिव बनाते हैं, उन्हें ज्यादा प्रोडक्टिव या उन्हें ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन के कार्य में यूज करते हैं, उनकी उत्पादकता बढ़ाते हैं और उसे लोगों तक, कंज्यूमर तक उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे हम अक्सर देखते हैं कॉलोनी डेवलपर्स, वो खाली पड़ी जमीनों को जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हैं, उसमें वो घर बनाते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, लोगों तक अवेलेबल कराते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये लैंड प्रॉपर्टी डेवलपर्स जो होते हैं, ये उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। फिर आता है इकोनॉमिकल एंटरप्रेन्योर यानी मितव्ययी उद्यमी। ये एंटरप्रेन्योर सेविंग्स यानी बचत कराते हैं, जिसमें कि उनकी जिसमें कि एक कंज्यूमर की परचेजिंग पावर, उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है, जैसे कि पोस्टल बिजनेस, राशन की दुकानें। फिर आता है स्पेक्युलेटर्स, सटोरिये। ये किसी भी प्रकार का काम नहीं करते या फर्म या उद्यम उद्यम नहीं चलाते हैं या स्थापित नहीं करते हैं, ये अपनी स्पेकुलेशन एक्टिविटीज से प्रॉफिट अर्न करते हैं। उन दूसरों के प्रोड्यूस में ओनरशिप या के ओनरशिप लेटर्स के ही द्वारा ये प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इनमें हाई रिस्क बेयरिंग एबिलिटी होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से हम आज का ये जो लेक्चर है, सेकंड लेक्चर, उसे दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। अभी जो हमने सुना वो पार्ट ए था और बाकी के जो टाइप्स हैं एंटरप्रेन्योर के, बाकी के प्रकार और एंटरप्रेन्योरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हम हमारे लेक्चर सेकंड के पार्ट बी में डिस्कस करेंगे, जो इसके जस्ट बाद अपलोडेड है